हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल लर्न फॉरएवर में हमने केवीएस एग्ज़ाम के से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड किए हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में केवीएस से संबंधित भी प्रश्नों की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ सिलेबस की जानकारी भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न हमने पहले से ही अपलोड किए हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ उन प्रश्नों को जाकर ज़रूर देखिए। हमने हमारे चैनल में सीटेट के प्रश्नों की भी एक श्रृंखला चालू की है जो कि सोशल साइंस से संबंधित है, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए। ये ना केवल सीटेट के लिए बल्कि सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिना समय को गंवाते हुए हम आज के प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा में सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करना चाहिए। तो सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, कक्षा में हमारे ऑप्शन है, परियोजना करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करना, उन्हें व्यक्तिगत प्रोजेक्ट देना, छात्रों को बहस और चर्चा में शामिल करना और काम के छोटे समूह में कक्षा को विभाजित करना। दोस्तों, आप अपने उत्तर हमें कमेंट में भेज सकते हैं। सहकारी शिक्षण का मतलब जिसमें सभी बच्चों को शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर होगा वह है छात्रों को बहस और चर्चा में शामिल करना, क्योंकि इस तरह से सभी बच्चे, कक्षा के सभी बच्चों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का उदाहरण का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है, माध्यमिक स्रोत है या तृतीयक स्रोत है? तो दोस्तों, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम संबंधी जो जानकारी प्राप्त होती है वह एक माध्यमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, परीक्षा से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, जब भी प्रश्न आए आप ये नहीं शब्द ज़रूर देख लिया करें, नॉट या नहीं। तो प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसके ऑप्शन है, शिक्षा अधिगम को प्रभावित करने के लिए धारण है या बिल्कुल काम की प्रगति का आकलन है, व्यक्तिगत शक्ति और कमजोरियों का पता लगाने की, या फिर समूह में कार्य करने की योग्यता। तो परीक्षा से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती? तो दोस्तों, व्यक्तिगत शक्ति और कमजोरियों का जो पता है वो हम एक परीक्षा के माध्यम से नहीं लगा सकते हैं। हम केवल एक परीक्षा के माध्यम से किसी बच्चे की व्यक्तिगत शक्ति या कमजोरी का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक जो प्रक्रिया होती है ये ओवरऑल प्रक्रिया होती है जो कि सतत रूप से चलती रहती है। तो किसी एक परीक्षा से हम किसी बच्चे की दिमाग का या बुद्धि का आकलन हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस समय में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी? तो किस में समय रेखा, जिसे हम टाइमलाइन बोल सकते हैं, सबसे उपयुक्त होगी? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंश की तुलना करने में, या प्राचीन भारत के शिक्षण में? तो जो समय रेखा का उपयुक्त सारांश प्रस्तुत करने में, यह बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें एक शॉर्ट में आंसर देना है। तो एक समय रेखा को हम पूरी संपूर्ण व्याख्या नहीं करेंगे बल्कि एक शॉर्ट ब्रीफ में हमें आंसर देना है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला, कानून पर पैसा का दुकान। यह महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक, तो कानून, दोस्तों यह प्रश्न, अगला प्रश्न, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार की अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? कि एक शिक्षक जो है वो अनुदेशन से संबंधित लोकतंत्र के बारे में अर्थ समझने योग्य हो जाए, तो यह किस में आएगा? संश्लेषण, बोधन या विश्लेषण? तो दोस्तों, यह इसका उत्तर सही होगा बोधन, यानी कि उसे उसके बारे में जानकारी हो, उसे उसका बोध होना चाहिए। अगला है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक सामाजिक वर्ग विभेद के संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों
और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण के उपागम होना चाहिए। कैसे? चर्चा उन्मुख, मुक्त अंत वाले, व्याख्यान पद्धति या फिर परियोजना उन्मुख। तो सही जवाब होगा दोस्तों आंसर ए, चर्चानुमुख होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक संघ में यानी कि जो पीटीए होती है, अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? दोस्तों ये प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। उन्हें घर पर अपने विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे, या उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम बच्चों के यह ज़रूरी है कि हम अभिभावकों को बताएं कि उन्हें एक अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराएं। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान को खालिस्तान बच्चों के साथ लैस करना चाहिए। तो जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, या सामाजिक प्रभावों का बचाव करने की योग्यता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता होगा। दोस्तों अधिकांशतः आपको लगेगा कि इसका आंसर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह का चिंतन हम अधिकांशतः वैज्ञानिक रूप से करते हैं, विज्ञान से संबंधित या गणित से संबंधित चीज़ों में करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है सामाजिक विज्ञान की, वहाँ जबकि हम समाज में रहते हैं, तो बच्चों में समाज में रहते हुए सामाजिक दबावों को किस तरह से झेला जाए और अपने अंदर की अपने एक क्रिएटिविटी को बाहर निकाला जाए, उन दबावों को झेलने के बाद भी आप अपनी परेशानियों को झेलते हुए भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। इसीलिए सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो है वह सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता से लैस बच्चों को करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक वैज्ञानिक को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी करना चाहिए? तो कि एक शिक्षिका ने लोकतंत्र पाठ को पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए किसी स्थानीय कॉलेज से किसी अतिथि शिक्षक को बुलाए हैं, तो उसके पहले वो छात्रों के साथ किस तरह का वार्तालाप करना चाहिए? तो ऑप्शन है, कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक के बारे में बताना, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं, इस प्रकरण पर आधारित आकलन का प्रकार और इस प्रकार के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब डी होगा, अर्थात कि उनके लेक्चर से पूर्व या बातों से पूर्व उन्हें ये अनुदेश देना कि आप इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, या यह एक विषय है और आप इसमें चर्चा कर सकते हैं, या आपके मन की बातें या प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। अगला है प्रश्न 11वां, सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन, शिक्षार्थी के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा, टीम भावना बढ़ाना और बच्चों की ऊर्जा प्रणाली बंद करना। तो सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होगा शिक्षार्थी के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, कि हम बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेसेस में लेकर जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से उनको बताना, अवगत कराना कि हमारा इतिहास क्या था, क्या चीज़ें हमने हमारे इतिहास में देखी हैं, उन्हें विभिन्न कलाओं से परिचित कराना। तो ये ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्क से संबंधित है? मौखिक तर्क से समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्पर अनुप्रयोग में विस्तार और चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं विस्तार।
अगला प्रश्न, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन है ए परस्पर सम्मान, ऑप्शन बी दक्षता, ऑप्शन सी उपभोक्तावाद या ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। तो सामाजिक समानता के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अध्यायों में पाठ के अन्य प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? परीक्षाओं के लिए प्रश्न सुलझाना, अध्याय से महत्वपूर्ण खंडों की पहचान करने के लिए, छात्रों को उनके स्वयं के शब्दों को समझने और व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए कि उन्हें क्या सीखा, शिक्षकों की सहायता के लिए छात्रों के अध्याय का सारांश प्रस्तुत करना। तो अध्याय में पाठ के अन्य प्रश्नों का सबसे उपयुक्त क्या होता है? क्यों प्रश्न दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा कि अध्याय के अंत में जो पाठ होते हैं वह इस प्रश्न जो होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे उन्हें स्वयं समझें और उनके आंसर को व्यक्त करने में वो स्वयं सक्षम हों। आज का अंतिम प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो पहला ए है अंक देकर छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को विषय सामग्री वापस बुलाने की जांच के लिए या छात्रों की तुलना और अंक करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि छात्रों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे अपनी बात कह सकें। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुल 15 प्रश्न किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी प्रश्न डालेंगे। इसी तरह से हमारे प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारे चैनल में हम आपको सोशल साइंस, पेडागोजी के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहे हैं। आप उन प्रश्नों को भी ज़रूर देखें। ये सभी प्रश्न क्लास 6 to 10th क्लास की NCERT बुक्स पर आधारित हैं। धन्यवाद दोस्तों।